गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि मैंने जो लास्ट वीडियो थी आपकी, उसमें ऊर्जा घनत्व और जो हमारे संधारित्र थे, ठीक है, उनके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम करा दिए थे। ठीक है, जो हमारा अब आता है नेक्स्ट टॉपिक वान डे ग्राफ जनित्र। देखो ये हमारा लास्ट 2 या 3 ईयर से एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको करा देता हूँ, क्या पता आ जाए या नहीं भी, क्योंकि एग्ज़ाम हम नहीं बनाते। उनका जो हमारे एग्ज़ामिनर रहते हैं उनके माइंड का कुछ नहीं पता कि क्या रख देते हैं, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये टॉपिक भी करने जा रहे हैं। तो देखो हमारा वान डे ग्राफ जनित्र क्या है। देखो सबसे पहले वान डे ग्राफ जो जनित्र होता है, ठीक है, इसका क्या कार्य है, ठीक है। तो इसका कार्य जो हमारा होता है, ये क्या होता है कि जो हमारे धन आवेशित कण होते हैं, यानी जो हमारे पॉजिटिव, यानी जो हमारे धनायन होते हैं, ये क्या करता है, उन्हें उच्च वेग तक त्वरित कर देता है, ठीक है। ये कार्य है इसका। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसका सिद्धांत होगा, तो उसी सिद्धांत के आधार पर क्या है, ये कार्य करेगा। तो सबसे पहले जो हमारा वान डे ग्राफ जनित्र है, इसके क्या है, हम सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। अब सबसे पहले देखो सिद्धांत के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, सिद्धांत क्या होता है इसका, ठीक है। अब ये बताओ, हमारे पास कोई चालक है जो गोले के आकार का है और जो बीच में से क्या है, खोखला है, ठीक है। अब ये बताओ, जब हमारा कोई चालक है और इसी हम चालक को क्या है, प्लस क्यों आवेश देते हैं, क्या करते हैं, प्लस क्यों आवेश देते हैं। तो हमें पता है कि चालक क्या होते हैं, जिसमें आवेश को आसानी से प्रवाहित किया जा सके। यानी जब हमने इसे प्लस क्यों आवेश दिया, तो क्या हुआ, यह इसके पृष्ठ पर और इसके अंदर सभी जगह क्या है, एक समान रूप से फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, क्योंकि यह एक क्या है, हमारा चालक है, ठीक है। यानी हमेशा एक बात और है कि जो हमारी क्या है, नुकीली जगह होगी, मैंने ये भी नोट पॉइंट में लिखवाया था तुम्हारे, कि जो हमारी नुकीली जगह होती है वहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई का मान क्या है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो हमारी नुकीली जगह होती है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। क्यों होती है, देखो सबसे पहले ये बताओ, ई बराबर क्या होता है, सिग्मा बटे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, मानो चलो, ठीक है। क्योंकि ये बताओ यहाँ पर जो ई सिग्मा बराबर होता है क्यों बटे ए, यानी कि जो ई है वो अनुक्रमानुपाती वन अपॉन ए के, यानी जहाँ पर ए का मान हमें कम मिलेगा, ए का मान क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो नुकीली चीज़ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमारा चौड़ी जगह से ज़्यादा कम होगा। तो जब हमें ए की वैल्यू कम मिलेगी तो ई की वैल्यू क्या है, हमें ज़्यादा मिलेगी। और जब हमें ई की वैल्यू क्या है, ज़्यादा मिलेगी, और ई बराबर क्या होता है, डी वी बटे डी एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है डी वी बटे डी एक्स की वैल्यू भी हमें ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब है कि नुकीली जगह पर हमारा ई के साथ साथ जो विभव है उसका मान भी ज़्यादा होता है। तो सभी को समझ में आ गई होगी इतनी बात। तो अब हम चलते हैं अपने जो हमारा वान डे ग्राफ जनित्र है, इसके बारे में आपको बताते हैं कुछ, ठीक है। देखो जो इसका सिद्धांत है, सिद्धांत क्या है, जो मैंने अभी बताया कि जो हमारा गोलीय चालक होता है उसको दिया गया जो आवेश है, ठीक है, वो क्या है, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। और जब ये इसके एक समान पृष्ठ पर फैल जाता है तो इसका जो विभव है, ठीक है, जो इसके क्या है अंदर होता है वही इसके पृष्ठ पर होता है। यानी कि हमने यहाँ पर मान लिया कि हमारे पास 10 वोल्ट विभव है, तो यहाँ पर भी इसके पृष्ठ पर भी कितना होगा, 10 वोल्ट के बराबर ही होगा। तो इसका जो हमारा सिद्धांत है इसी पर आधारित है। और नंबर दूसरी बात क्या है, इसमें हमारी नंबर दूसरे वाली बात ये है कि ये हमारा क्या है, गोलीय कोश है। यदि मैं इसके अंदर किसी अन्य गोलीय चालक को रख दूँ, ठीक है, यदि किसी अन्य गोलीय चालक को रख देता हूँ तो क्या होता है कि उसका जो विभव है हमारा इसके विभव से गोलीय कोश से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो क्या है हमारा, यानी इसका जो विभव है इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। इतनी बात हो गई। और नंबर दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि जब मैं इस वाले चालक को, ठीक है, सपोज दैट इसके अंदर जो चालक रखा गया उसे और इसे किसी तार से संबंधित कर दूं, ठीक है, यानी किसी तार से संबंधित कर दूं जो चालक हो, तो क्या होता है
कि जो आवेश होता है वो ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर प्रवाहित होता है। मैंने ये भी बताई थी आपको कि जो आवेश है हमेशा क्या है, ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, और कौन सा होता है भाई हमारा धनावेश, बताई थी मैंने। और जो ऋणावेश होता है, ऋणावेश क्या होता है, नीचे से ऊंचे की ओर। तो अब हमारे पास क्या है, धनावेश है, तो इसका मतलब क्या है, ऊंचे से नीचे की ओर प्रवाहित होगा। ठीक है, तो इसकी जो सिद्धांत है इसी पर आधारित है। देखो मैंने जो सिद्धांत लिखा है सेम ऐसे ही लिखा है, क्या कि किसी गोलीय चालक के भीतर सभी बिंदु पर विभव का मान इसके पृष्ठ विभव के बराबर है या होता है। तो क्या समझे बच्चा यहाँ से, कि किसी गोलीय चालक के भीतर, यानी कोई हमारा क्या है, गोलीय चालक है। गोलीय चालक का मतलब है बीच में से क्या है हमारा, फिलहाल खोखला है। ठीक है, या गोलीय कोष चालक के भीतर कह सकते हैं हम। जब ये बताओ ये बीच में से क्या है, खोखला है, और इसने हमें कहा गया कि जो भी इसके क्या है अंदर वैद्युत विभव होता है वही इसके क्या है, पृष्ठ पर होता है। तो ये बात हो गई हमारी पहली बात। तो ये लिखनी है, क्या लिखनी है सिद्धांत में, कि किसी गोलीय चालक के भीतर जो वैद्युत विभव होता है वही इसके पृष्ठ पर होता है। तो आई होप प्यारे बच्चों ये 3 लाइन में आपको कोई डाउट हो। ठीक है, तो सबसे दूसरी बात क्या है कि यदि किसी आवेशित गोलीय खोल के भीतर कोई आवेशित चालक रखा हो तो, यानी जो हमारा एक गोलीय खोल है यानी गोलीय कोष है, यदि इसके अंदर मैं किसी गोलीय चालक को रख देता हूँ तो उस गोलीय चालक का जो विभव है क्या है, गोलीय कोष से ज़्यादा हो जाता है। ये वाली बात भी बताई थी मैंने स्टार्टिंग में ही। तो क्या है कि यदि किसी आवेशित गोलीय खोल के भीतर कोई आवेशित चालक रखा हो तो इस चालक का विभव गोलीय खोल के विभव से सदैव अधिक होता है। तो पहली बात तो क्या हो गई हमारी, पहली बात तो हमें लिखनी है कि जो हमारा गोलीय चालक है उसके जितना भी अंदर विभव होगा वही उसके पृष्ठ पर होगा। और दूसरी बात क्या लिखनी है कि यदि मैं इसके अंदर क्या है किसी गोलीय चालक को रख देते हैं तो उसका जो विभव है गोलीय कोष के विभव से अधिक हो जाता है। और तीसरी बात में लिखनी है हमें कि यदि इन दोनों को तार से संबंधित कर दिया जाए तो जो हमारा आवेश है, आवेश क्या है, ऊंचे विभव से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। तो प्यारे बच्चों आई होप इसका जो हमारा प्रिंसिपल है सिद्धांत उसमें आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, रट जाएगा भी। ये 3 टॉपिक बता दिए मैंने, एक बार वीडियो को पीछे करके देख ले यदि किसी को समझ में आया हो तो सिद्धांत में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने जो रचना है। देखो प्यारे बच्चों रचना में क्या लिखना तुम्हें, इसमें रचना में लिखना है कि इसमें एक धातु का बड़ा खोखला गोला ऐसा होता है। यानी क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है कि जो देखो जिसके चारों ओर ये प्लस प्लस आवेश है, सबसे पहले लिखना है कि इसमें धातु का एक बहुत बड़ा क्या है, खोखला गोला होता है। ठीक है, और खोखला गोला क्या है हमारा S, जो एक विद्युतरोधी क्या है, एक विद्युतरोधी खोखले बेलनाकार स्तंभ पर टिका है। यानी ये क्या है हमारा, एक बेलनाकार स्तंभ है, किस पर टिका होता है। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो ये विद्युतरोधी स्तंभ है। ठीक है, और विद्युतरोधी स्तंभ पर ही तो टिका है, तो ये बात लिखनी है दूसरी। और तीसरी बात क्या लिखनी है कि इसमें जो हमारी P1 और P2 दो घिरनियाँ होती है। ठीक है, जिस पर क्या है, एक बेल्ट विद्युतरोधी बेल्ट चढ़ी होती है। तो प्यारे बच्चों तीसरी बात भी लिख देंगे। पहली बात क्या है, इसमें गोलीय चालक होता है। ठीक है, जो विद्युतरोधी बेल्ट के सिरे पर टिका होता है। इसमें दो क्या है, घिरनी P1 P2 होती है जो किसी पट्टे से संबंधित होती है। सभी बच्चे लिख देंगे इससे। इसके बाद में क्या लिखना है कि जो हम इसमें क्या है, इसमें दो कंघिया का मतलब है कि इसमें दो कंघिया होती है नुकीली। ठीक है, C1 व C2। और इज्जा हमें पता है कि जो हमारी C2 है वो गोलीय जो हमारा चालक है उसके पृष्ठ पर जुड़ी होती है। और जो हमारी C1 है, C1 क्या है, DC स्रोत से जुड़ी होती है। ठीक है, और ये जो DC स्रोत होता है इसका जो वोल्टता होती है वो कितनी होती है, 10 की पावर 4 वोल्ट होती है, यानी इतनी कोटि का होता है। तो तुमने पढ़े होगे 11th में कोटिमान। ठीक है, तो उसी पर आधारित है। तो इसके बाद तथा ऊपरी कंघा जो हमारा C2 बता दिया मैंने, खोखले गोले इसके भीतर जुड़ा होता है। अब ये देखो प्यारे बच्चों डायग्राम समझ में आ गया सभी के, और जो तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है हम वही बात लिखेंगे रचना में। ठीक है, तो रचना में क्या लिखना है, देखो ये मैं यहाँ से इसको नज़दीक से कर देता हूँ, अपना स्क्रीनशॉट ले ले और एक बार वीडियो को देखे। क्या लिखना है कि चित्र से, ठीक है, चित्र से इसमें एक धातु का बड़ा खोखला गोला ऐसा होता है, बताई थी मैंने अभी, जो एक विद्युतरोधी खोखले बेलनाकार स्तंभ पर टिका है।
यानी क्या है, देखो ये हमारे क्या है, खोखले बेलनाकार स्तंभ है, इस पर ही तो टिका है विद्युतरोधी। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखना है, P1 P2 दो घिरनियाँ हैं जिन पर एक बेल्ट चढ़ी होती है। ये बताओ, P1 P2 दो घिरनियाँ हैं और इन पर क्या चढ़ी हुई है, एक बेल्ट चढ़ी हुई है। ये लिख देंगे सभी। अब इसके बाद क्या लिखना है, यह बेल्ट घिरनी P1 से जुड़े मोटर से चलाई जाती है। अब हमें पता है कि जब हमें क्या है, ये देखो ये बेल्ट है P1 P2 पर चढ़ी हुई विद्युतरोधी। अब जो हमारी बेल्ट है क्या है, इस मोटर से संबंधित है, तो यानी जो हमारी P1 से जुड़ा मोटर है इससे ही क्या है, हमारी ये बेल्ट चलाई जाती है। ये बात लिख देंगे। अब इसमें क्या है, इसमें C1 C2 धातु के दो कंघी होती है। ये क्या है, हमारी कंघे, यानी कि धातु की जो एक तो C1 और एक C2, ये यानी C1 C2 धातु की क्या है, दो कंघी होती है। निचला कंघा उच्च विभव वाले डीसी स्रोत से जुड़ा होता है, यानी जो हमारा A है निचला कंघा C1, ये क्या है, किसी डीसी स्रोत से जुड़ा होता है, यानी जिसके जो वोल्ट तक की कोटि होती है 10 की पावर 4 वोल्ट होती है लगभग। ठीक है, इतना लिख दिया। तथा जो ऊपरी क्या है, हमारा ऊपरी कंघा है C2, ये हमारा क्या है, विद्युतरोधी, जो हमारा क्या है, एक चालक है। देखो जो हमारा चालक है, चालक से जुड़ा होता है। तो आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसकी चलते हैं कार्यविधि पर। अब देखो इसकी कार्यविधि क्या है, देखो कार्यविधि ये है कि जब कंघे C1 को उच्च विभव दिया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसके आसपास की जो वायु है वो आयनित हो जाती है और उत्पन्न हुए धनायन कंघे के नुकीले सिरे बोल्ट पर छिड़क दिए जाते हैं। तो देखो इस पॉइंट का जो क्या है, हमारा मतलब है क्या है कि जो हमारा C1 है, C1 को क्या है, विभव दिया जाता है। अब हमें पता है कि नुकीली होने के कारण जो हमारी ये कीले है आगे की नुकीली, इनके नुकीली होने के कारण क्या है, इसमें से विभव फैलना स्टार्टिंग हो जाता है, और जब ये विभव फैलता है तो क्या है, ये वायु में प्रवाहित होता है। ठीक है, तो यही बात कहलाई हमने यहाँ से जो आपको बताई है कि वायु आयनित हो जाती है। वायु आयनित का होना मतलब यही है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गई होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या लिखा है, ये कि धनायन कंघे के नुकीली सिरे वोल्ट पर छिड़क दिए जाते हैं, यानी क्योंकि जो हमारे डीसी स्रोत है इससे धनायन हमारे क्या है, नुकीली स्रोत पर छिड़क दिए जाते हैं। ठीक है, और गतिमान बेल्ट द्वारा यानी कंघे सी तक पहुँचते हैं। देखो जब इस पर छिड़काव किया जाता है तो छिड़कने के बाद जो शेष बचते हैं बेल्ट पर चले जाते हैं, और ये जब बेल्ट क्या होती है, घूमती रहती है, तो उस पर चिपक कर यह क्या होता है, सीधे कंघे C2 पर चले जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों यहाँ तक। अब इसके बाद में क्या लिखना है तुम्हें कि C2 के नुकीले सिरे बेल्ट को ठीक से छूते हैं। अब देखो, अब डायग्राम में चलते हैं हम कि जो हमारा C2 है और C2 के जो नुकीले सिरे हैं हमारे, ठीक है, नुकीले सिरे है किसे छू रहे हैं, हमारे बेल्ट को छूते हैं। तो ये बात लिख रखी है हमने कार्यविधि में। और इसके बाद में क्या है, देखो छूते हैं, इसलिए ये धनायन कंघे से होते हुए गोले के बाहरी पृष्ठ पर चले जाते हैं। यानी कि जब ये क्या है, धनायन इससे छूते हैं, ठीक है, यानी क्या होता है, देखो मैं यहाँ से जूम कर देता हूँ। जब हमारे जो धनायन है, यानी जो धनायन निकलने वाले हैं हमारे, और कंघी C2 है, क्योंकि C2 कंघी किसे छू रही है, इसे छू रही है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहीं से जूम कर देता हूँ, क्या है कि जो हमारी कंघी है, कंघी C2 तक पहले तो ये आयन पहुँचते हैं, और C2 के जो नुकीले सिरे हैं वे क्या है, बेल्ट को ठीक से छूते हैं, क्योंकि जो हमारे सिरे हैं ये बेल्ट को क्या है, ठीक से छूते हैं। इतनी बात लिखनी है। और हमें पता है कि जब ये इसे छूते हैं तो धनायन कंघे से होते हुए गोले के बाहरी पृष्ठ पर चले जाते हैं, क्योंकि देखो जब ये इसे छूते हैं, ठीक है, यानी कि छूते हैं, तो छूने के साथ साथ क्या होता है कि जितना भी क्या है हमारा धनायन है, तो क्या होता है, इससे होता हुआ इसके पृष्ठ पर चला जाता है। ठीक है, तो ये बात लिखनी है। तो इस प्रकार, ठीक है, तो इस प्रकार क्या लिखना है फिर इससे आगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बाद क्या है कि इस प्रकार जो गोले का क्या है, पृष्ठ निरंतर धनावेश प्राप्त करता हुआ उच्च विभव तक आवेशित हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा V होता है, V में क्या है, बराबर Q भी आता है, क्योंकि Q बटे R ही तो आता है। जब Q का मान बढ़ता है तो V का मान भी बढ़ेगा। तो यही बात लिखी है हमने कि जब हमें इसके पृष्ठ को क्या है, लगातार धनावेश मिलता है, तो लगातार धनावेश मिलने के कारण क्या होता है कि इसके ये उच्च विभव तक आवेशित हो जाता है।
और गोले के निकट वाली वायु का रोधन टूट जाता है। वायु का रोधन का मतलब है कि जितना भी आवेश वायु में रहता है वो क्या है, सारा इधर उधर हो जाता है, जिससे हमें वायु में आवेश का क्या है, आभास नहीं होता। ठीक है, और गोले के आवेश का क्षरण होने लगता है। यानी गोले के आवेश का क्षरण का मतलब है कि उससे लीक होने लगता है। इसका मतलब होता है क्षरण का लीक होना। ठीक है, आवेश लीक होने लगता है। और जब गोले पर आने वाले आवेश, यानी जितना भी गोले पर क्या है, जितना भी इस गोले पर आवेश आता है, ठीक है, और क्या है, मतलब ये कह सकते हैं हम कि जितना भी इस गोले पर आवेश आने की दर है और वो जो लीक होने वाले आवेश के दर के बराबर हो जाता है, तो क्या है, तब गोला एक निश्चित उच्च विभव पर बना रहता है। बस इतनी बात लिखनी है। क्या लिखनी है कि देखो, जब गोले पर आने वाला आवेश क्षरण होने वाले आवेश के बराबर हो जाती है, तब गोला एक निश्चित उच्च विभव पर बना रहता है। और इसका जो उपयोग है क्या है, देखो मैंने बताया था कि वान डे ग्राफ जनित धनावेशित कणों को उच्च वेग तक त्वरित करने में उपयोग होता है। यानी कि नोट में लिख लो, नोट में हमारे जो धनावेशित कण होते हैं, एक तो होता है अल्फा कण, ठीक है, एक होता है हमारा प्रोटॉन आदि। ये क्या है, हमारे धनावेशित कण है। तो प्यारे बच्चों देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यही डायग्राम में सबसे पहले इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसके बाद में इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, एलएस कंप्लीट का ले लेना, ठीक है, इतना ले लेना स्क्रीनशॉट। और आपको क्या है, अपना वर्क फेयर में करना है। अब देखो हमारा जो ये चैप्टर था, देखो ये ऐसे वैसा ही, मतलब कभी कभी ये सिर के ऊपर को भी चला जाता है, तो इसीलिए ये ऐसा ही क्या है, हमारा टॉपिक है, क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरी पार्ट ही है सारा। ठीक है, जो हमें चित्र में देखो, जब भी तुम इसे याद करना, सबसे पहले तो एक लाइन पढ़ना और चित्र में जाना कि ये कहाँ पर है। ठीक है, उससे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख रखा है, क्योंकि बुक में तो ऐसा वैसा तो पता नहीं क्या हेडिंग बना के दे रखी है कुछ और। ठीक है, तो इसलिए आपको ये फेयर में नोट करना है, और इसे जैसे ही मैंने करा है ऐसे ही एक लाइन यहाँ से और एक लाइन यहाँ से ऐसे करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं, आपके जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पार्ट कराते हैं अब, क्योंकि हमारी थ्योरी इसकी कंप्लीट हो गई है चैप्टर 2 की, जो हमारे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता वाले चैप्टर की। अब हम अपने जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पार्ट पर चलते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों ये आपकी समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो हमारे न्यूमेरिकल है, सभी बच्चे न्यूमेरिकल की बुक निकाल ले। मैं साथ के साथ ये भी बताता चलूँगा कि ये आपको ही करना है, तो वो करना ही है आपको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखो, जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ से न्यूमेरिकल पढ़े। क्या दिया गया है, देखो ये दिया गया है कि 6.25 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश पर एक वैद्युत क्षेत्र 2.50 न्यूटन का बल कार्य करता है। देखो, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी होती है उसको लिखते हैं। यानी लिखो F बराबर कितना दे दिया हमें, F बराबर 2.50 न्यूटन, क्योंकि वैल्यू दे दी हमें इतनी। तो फिर पूछ रहा है हमसे कि जो उस बिंदु पर विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। अब ये बताओ, हमें देखो क्यू की वैल्यू दे दी, F की वैल्यू दे दी, और क्या है, dV/dx की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या क्या, अब जिसके पास बुक है वो बुक निकाल के रख ले अपने आगे। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है प्यारे बच्चों, देखो क्या करना है। देखो, जो इसने हमें क्यू की वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू कितनी है, 6.25 × 10⁻⁻6। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.50, और हमें dV/dx लिख लो या डेल्टा x लिख लो, एक ही बात है, ये निकालना है। अब सबसे पहले बताओ कि हमारे पास जो विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के संबंध से यही तो होता है E बराबर dV/dx। लेकिन इसने E की वैल्यू तो दी नहीं, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र ही तो है हमारे पास। ठीक है, इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण 1। लेकिन हमें पता है कि जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, जब हमें F व Q दे रखते होते हैं, क्या होता है, E बराबर F/Q होता है। फर्स्ट चैप्टर में कराया था कि एकांक यानी किसी आवेश पर लगने वाला बल और तथा उस आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब ये बताओ दोनों क्या है, ई के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए यहाँ से, यानी -dV/dx बराबर किसके, F/Q
क्योंकि, लेकिन हमें f की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, कितनी दे रखी है 2.50 अपॉन में, और क्यों की वैल्यू कितनी हमारे पास 6.25 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, अब पॉइंट से पॉइंट ख़त्म यहाँ से। और अब हमने देखो जब हम इसे 625 से इसको काटते हैं तो ये आता है 0.4, तो ये कितना आएगा 0.4 गुणा, अब ये 10 की पावर माइनस के 6 है, ये ऊपर जाने के बाद क्लास में एक्सप्लेन की थी अच्छी तरह, क्या हो जाएगी प्लस की 6। तो यहाँ से ये बताओ माइनस के डी वी बटे डी एक्स है, तो डी वी बटे डी एक्स, इस माइनस को क्या है मैं इधर भी ले जा सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 4 गुणा 10 की पावर 5। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। अब ये देखो कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि 10 की पावर 5 क्यों आया है। अब ये बताओ, ये पॉइंट है हमारा 0.4 गुणा 10 की पावर 6 है। ठीक है, हमने एक पॉइंट इस साइड में खिसका दिया, और जब हम एक पॉइंट इस साइड में खिसकाते हैं तो क्या होता है, इसमें से इतनी ही माइनस हो जाती है, वो जो 6 में से एक गई, क्या बचेगी हमारी 5 बचेगी, क्योंकि जब हम इस साइड में चलते हैं तो पावर में से माइनस करते हैं, और इस साइड में चलते हैं तो क्या है पावर में प्लस करते हैं। तो अब हम इस साइड में चले हैं तो इसका मतलब है कि पावर में क्या होगा माइनस, जितने खिसकाई हमने। ठीक है, तो क्या होगा हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है। देखो प्यारे बच्चों, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यदि डाउट हो तो मुझे बता सकता है। ठीक है, अब इससे जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि निर्वात में किसी बिंदु एक्स वाई जेड, यानी सभी एक्स वाई जेड का मतलब है हमें दे दिया कि ये क्या है, यानी कि 3D दे दिया हमें, जिसमें 3 अक्ष होते हैं। एक्स वाई जेड में विभव कितना है हमारे पास, ये है v बराबर 2x² वोल्ट है। तो बिंदु 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो, जो हमारा ये क्या है क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, एक डायग्राम। ठीक है, यानी डायग्राम बनाना होगा। अब देखो सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस साइड में तो है हमारा 1 मीटर, और इस साइड में दे रखा है जेड एक्सिस में 2 मीटर। ये हो गई हमारी कितनी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, और इसने जो हमें दिया है कि v बराबर दिया है 2x²। ठीक है, और इसके बाद हमें दिया है कि निर्देशांक एक्स वाई जेड में, अभी क्या पूछ रहा है हमसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही तो पूछ रहा है। ये बराबर, चूँकि हमें पता है कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो क्या है, पूरा नाम लिख दो अब की बार, वैद्युत क्षेत्र। तो ये बताओ, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध होता है, E बराबर क्या होता है माइनस के dv अपॉन dx। समीकरण हमने क्या मान ली, 1 मान ली। ठीक है, ये क्या मान ली, समीकरण 1। अब ये बताओ हमें, चूँकि जो v बराबर दिया हुआ है, कितना दिया है 2x², और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dv बटे dx की, तो हम क्या करते हैं इसका x के सापेक्ष, ठीक है, क्या करते हैं अवकलन करने पर। देखो प्यारे बच्चों, इसका जब हम अवकलन करते हैं हमारे पास अवकलन में फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है d/dx x की पावर n बराबर क्या होता है, ये होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। तो ये क्या है, जब हम इसका अवकलन करते हैं तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो जो v है इसे लिखते हैं हम dv बटे dx, यानी जोन सा हमारा फलन होता है इसे तो लिखते हैं हम dv बटे dx। अब जो हमारी कांस्टेंट राशि होती है वो यदि मल्टीपल है, वो किसी भी क्या है, ये जो हमारे वेरिएबल है, यदि इसका मल्टीपल है तो उसे हम बाहर लिखते हैं, और इनटू में dy/dx किसका करते हैं, x² का। अब ये बताओ dv बटे dx तो हमारा जोगत हूँ, ठीक है, 2v हमारा जोगत हूँ। अब ये बताओ dy/dx x² है, और dy/dx x की पावर n से जब हम कंपेयर करते हैं तो इसका सूत्र होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, लेकिन n बराबर कितना है हमारा 2 है। तो इस सूत्र के अनुसार तो dy/dx x² का कितना हो जाएगा हमारा, देखो n की वैल्यू कितनी है हमारी 2, x की पावर n-1, क्योंकि n बराबर कितना हमारे पास 2 है। तो यहाँ से जो हमारी कितनी आएगी, 2 दूनी 4, और क्या होगा हमारा ये 4 x की पावर 1 ये आएगी।
लेकिन इसने हमें किस में दिया है, एक्स वाई जेड में। और लेकिन जो एक्स है हमारा, ये एक्स, इसका मतलब है कि जो हमारा एक्स है क्या है, केवल एक्स एक्सिस में है। ठीक है, तो हम क्या है, जो हम ई है, ई, ठीक है, क्योंकि ई की वैल्यू तो निकालनी है हमें, वो भी किस में निकालनी है, एक्स वाई जेड में। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगी हमारी, माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स। और ये क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड में। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये बताओ यहाँ से जो हमारी ई है, ठीक है, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू दे रखी है इसने कितनी दी हमें, 1 मीटर, 0 मीटर और 2 मीटर पर, क्योंकि इन पर ही तो निकालनी है। लेकिन हमें पता है कि हमारी जो डी वी बटे डी एक्स की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4x। ठीक है, और ये जो वैल्यू है कितने पे निकालनी है, 1, 0, 2 पर। अब देखो इसमें जहाँ भी एक्स वाई जेड है, क्योंकि ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई जेड की। ठीक है, तो जहाँ पर हमारी ये है एक्स, एक्स के स्थान पर कितना हमारा पहला 1 है, तो 4 गुना 1। ठीक है, अब ये बताओ इसमें जो हमारे एक्स वाई है, इस वाले पद में एक्स वाई तो कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्स वाई मतलब वाई जो जेड है, वाई जेड वो तो कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब वाई जेड की वैल्यू क्या होगी इसमें, 0। ठीक है, तो इसीलिए जो इसका फाइनल आंसर होगा हमारा क्या आएगा, 4 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः वीडियो को देखें यदि समझ में न आया हो, और यदि किसी की फिर भी समझ में ना आया हो तो मुझे एक बार बता दे क्या बात है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नोमेरिकल पर। क्या है हमारा नेक्स्ट नोमेरिकल। अब प्यारे बच्चों देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसे आपको करके देखना है। इसमें क्यू की वैल्यू दे रखी है और वी की दे रखी है, और इसमें डी वी बटे डी एक्स निकाल के बराबर ई के रखना है। और ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, और एफ की पूछ रहा है हमसे वैल्यू। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि ये निकले ना तो मुझे बता देना एक बार। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर जो 4 है क्या है कि एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है। यानी देखो प्यारे बच्चों क्या है, सबसे पहले क्या दे दिया हमें, क्वेश्चन नंबर जो 4 है। ठीक है, कोई तार है और तार की जो कितने त्रिज्या में मोड़ दिया, उसे 10 सेंटीमीटर में मोड़ दिया। ठीक है, ये दे दिया हमें, मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया जाता है। यानी कि उसे कितना आवेश दे दिया जाता है, 250 माइक्रोकूलम। 250 माइक्रोकूलम का मतलब क्या है, 250, क्योंकि एक माइक्रो में कितने होते हैं, -6 कूलम। ठीक है, ये हो गया, आवेश दे दिया जाता है तो उस पर समान रूप से फैल जाता है। तो हमसे पूछा गया है सबसे पहले इसके केंद्र पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये बताओ हमारे पास क्या है, कोई चालक तार है, इसे हमने मोड़ दिया। ठीक है, और इसने हमें इसकी त्रिज्या दे दी। अब ये बताओ चालक क्या है, हमारा खोखला है, और हमें पता है हमने खोखले गोले की क्या है, डेरिवेशन किया था कि खोखले गोले के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या होती है, वो ई की वैल्यू 0 है। तो हमें सबसे पहले जब हमने डायग्राम बनाया तो इसने तार मोड़ा तो हमें कंफर्म हो गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या रहेगी इसके अंदर, 0 है। लेकिन हमें क्या निकालना है, वी, इसके केंद्र पर। अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, आवेश है। ठीक है, और इसके केंद्र पर क्या निकालना है, हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो जब हमारे पास बीच की दूरी रहती है बिंदु और आवेश की, ठीक है, बिंदु और आवेश के बीच की दूरी रहती है, तो क्या है हमारे पास, आवेश भी है। तो हम क्या लगाते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला था हमारे पास, बिंदु, पहला पॉइंट जो हमें ज्ञात करना वैद्युत विभव, तो क्या था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, सिद्ध भी करवाया था, 1/4πε0 × Q/R होता है। तो हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 9 × 10⁻9। ठीक है, और क्यों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 250 × 10⁻6, और r दे रखी है हमें सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻2 की। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा -2 है ये क्या है, यानी कि इसे हम डिवाइड करते हैं 100 से, और 100 हमारा ऊपर आएगा माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो v बराबर, देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले 25 की 9 में जब हम गुना करते हैं, 25 × 225, 1 0 लग गई। यहाँ से 9 में से हमारे 6 चले गई तो कितने बच गई पावर, 10 की पावर 3 प्लस की बच गई। यहाँ 10 दूनी
कितने हो गए हमारे 10 दाम 100, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम। और जो हमारी ये है 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, इससे ये ख़त्म। देखो प्यारे बच्चों, हमसे कुछ त्रुटि हो गई यहाँ पे, ये नहीं आएगा क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी r है, ठीक है, इसकी पावर 1 होती है तो इसलिए 1 ही आएगा। तो यहाँ से जो हमारी क्या है, जब 10 है तो 10 गुना 10 की पावर -2, तो इसका मतलब ये टर्म नहीं आएगी। तो इसके अपोन में क्या आएगा हमारा, ये आएगा केवल 10 गुना 10 की पावर -2 आएगी, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर थोड़ी है r की वैल्यू का। अब ये बताओ, ये तो हो गया हमारा 2250 गुना 10 की पावर 3, और यहाँ से एक में से 2 चली गई, कितनी बची हमारे पास, 10 की पावर -1 बच गई। ठीक है पहले बच्चों, अब ये बताओ 1 2 3, यानी 3 अंक तो हम इस तरफ खिसकाते हैं पॉइंट, 3 और 3 कितनी हो जाएगी हमारी 6, और 1 चली गई ये ऊपर। तो हमारा जो आंसर होगा कितना आ जाएगा, 2.25 गुना 10 की पावर 7, ठीक है। मात्रक क्या होता है इसका, वोल्ट। तो आई होप सभी की समझ में आ गई होगी ये बातें। तो अब हम देखो, तुम्हें बुक में दिखा देता हूँ मैं, जितने भी तुमसे ऐसे न्यूमेरिकल हो वो करके देखना, अदरवाइज मैं कल फिर आपको नई वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें कराता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।